आज हम 10th क्लास का माध्यमिक परीक्षा 2023 का साइंस का पेपर सोल्व देखेंगे। ये सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 का पेपर था साइंस का। इसमें देखो कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को करना होता है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में लिखना पड़ता है। यदि कोई कारणवश यदि कोई क्वेश्चन में छपने में त्रुटि रह जाती है तो उसमें हिंदी भाषा ही मान्य होती है। अब देखते हैं आगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अपन खंड ए देखते हैं, सेक्शन ए देखते हैं। इसमें मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन। तो अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन, वर्दी का संदर्भ करने वाले हार्मोन का उदाहरण। यानी कि वृद्धि को कौन सा हार्मोन रोकता है। वृद्धि का संदर्भ करने वाला हार्मोन का उदाहरण बताना है। तो इसके चार ऑप्शन हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इंसुलिन। तो इन चारों में से कोई एक इसका उत्तर होगा तो जो वृद्धि का संदर्भ करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाला होता है, अर्थात वृद्धि को ये रोक देता है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति यानी कि सही स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि अपने शरीर को कौन सा भाग संतुलन करता है, मस्तिष्क का कौन अपने शरीर की सही स्थिति बनाए रखता है। तो इसका सही जवाब देखो क्या क्या है, ऑप्शन देखते हैं उसमें कौन सा होगा। ए प्रमस्तिष्क, अगर मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन ब है अगर मस्तिष्क, ऑप्शन स है अनुमस्तिष्क और ऑप्शन द है मध्य मस्तिष्क। अब इन चारों में से कोई एक इसका उत्तर होगा। तो देखते हैं इसका उत्तर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन स। अपना ऑप्शन से क्या कह रहा है, अनुमस्तिष्क इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के लिए अपन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है अपने सामने। इसमें पूछ रहा है कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई जिन संरचना का कोई बाह्य लक्षण होगा। तो इसके चार ऑप्शन बना दिया है, देखते चार ऑप्शन कौन से हैं। कैपिटल आर तो प्रभावी होगा, स्मॉल आर अप्रभावी होगा, कैपिटल वाई प्रभावी होगा, स्मॉल वाई अप्रभावी होगा। यहाँ कैपिटल आर गोल को शो करता है जबकि कैपिटल वाई शो करेगा अपने पीले को। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो अपन देख पा रहे हैं कि गोल पीला का ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन सा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। यानी कि ऊर्जा के ऐसे सोर्स को अपन बताना है जिनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वो जो प्रकृति में कभी समाप्त नहीं होंगे, उनको अपन बार बार बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा, ऑप्शन ब है पेट्रोल, ऑप्शन सी है कोयला, लकड़ी। तो इसका सही जवाब बताओ अब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पवन ऊर्जा। क्योंकि पवन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है, जबकि पेट्रोल, कोयला, लकड़ी समय के अनुसार समाप्त हो जाएंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में जल संग्रहण करने की पुरानी जो संकल्पना है वह कौन सी है। कि प्राचीन समय में जो राजस्थान था उसमें जल संग्रहण किस आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन है खादिन, ऑप्शन ब बंदिश, ऑप्शन स बंदारस, ऑप्शन द कुलह। तो किन्हीं इन चार में से कोई एक पद्धति है जो अपने राजस्थान में काम में ली जाती है। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, अ या फिर ब, स या फिर द। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है खादिन।
तो खादिन राजस्थान में जल संग्रहण करने की पुरानी संकल्पना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। तो इसमें x का मान बताना है। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो एक नियम होता है जिसमें आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। इस वजह से आने वाला कोण 30 डिग्री का बढ़ रखा है आने वाली किरण के साथ और जाने वाली किरण के साथ, अर्थात परावर्तित किरण जो x है। तो निश्चित रूप से क्योंकि आने वाले किरण के साथ है आपतित किरण के साथ जो अभिलंब जितने डिग्री का कोण बनाता है उतना ही परावर्तित किरण के साथ अभिलंब कोण बनाता है। ऐसा परावर्तन का नियम है। इस वजह से जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 30 डिग्री होगी, क्योंकि आपतन कोण I और परावर्तन कोण E दोनों का मान सदैव बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितारिका की पेशियाँ नियंत्रित करती हैं कि जो परितारिका होती हैं उसकी पेशियाँ किसको नियंत्रित करती हैं। तो उसकी जो पेशियाँ होती है वो नियंत्रित करती है प्रकाश के नाड़ियों को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, पुतले के आकार को या क्रिस्टल लेंस की आकृति को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन श, पुतले के आकार को। ये सूर्य के प्रकाश में कभी कम, अंधेरे में ज़्यादा खुलती हैं अपने आँख की पुतली। इसको नियंत्रित करता है परितारिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। kWh किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इसका सही जवाब होगा, तो बताओ इन चार ऑप्शन से क्या होगा, शक्ति, विद्युत ऊर्जा, संवेग या बल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शक्ति, पावर, इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में वायु को पहचाने। वोल्टमीटर, कुंजी, विद्युत सेल या एमीटर। वोल्टमीटर, कुंजी, विद्युत सेल या एमीटर। तो क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, या तो वोल्टमीटर या फिर एमीटर, क्योंकि कुंजी इसमें लगी हुई है और विद्युत सेल। तो इसका सही जवाब आपको देना होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना होगा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। सरल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है अपचयन, संसारण, विकृतगंधिता, द्विविस्थापन। कि वातावरण में चांदी के ऊपर जो काली परत चढ़ जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अपचयन, संसारण, विकृतगंधिता या द्विविस्थापन। तो इसका सही जवाब बताओ क्या होगा, काफी एजुकेशन था। तो इसका सही जवाब होगा संसारण। अगला क्वेश्चन है, अपन को दिया गए 3 एलिमेंट्स है एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, इनको अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अभिक्रियाशीलता को पहचानने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। वह है कि कोहली ने कहा मुझे ऑल जींस फ्री प्रोवाइड है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं वह सभी तत्व अधिक सक्रिय होते जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले एल्यूमिनियम आया, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम, फिर जिंक, तो फिर जिंक और फिर आयरन। तो इस वजह से इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन द होगा, यानी कि एल्यूमिनियम कम क्रियाशील, उससे अधिक क्रियाशील जिंक और उससे भी अधिक क्रियाशील आयरन। दोबारा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कोहली ने कहा मुझे ऑल जींस फ्री
प्रोवाइड हैं, फ्री का ऐप ही होगा, प्रोवाइड हैं। आगे और क्यों जी आगे आओ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन द। एल्यूमिनियम सबसे कम, जिंक से ज़्यादा, फिर आयरन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सभी क्रिया में CH3COOH हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। CH3COOH प्लस CH3CH2OH, ये एथेनॉल और ये ये एथिल एल्कोहल और ये मेथेनॉल, इन दोनों की क्रिया करवाई जा रही है, जिससे एक प्रोडक्ट बना ए। उसके अपन को पहचान करना है। इस सभी क्रिया में जल बाहर निकला है। तो देखो जल कैसे बाहर निकला है। OH यहाँ से और H इस जगह से, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, H प्लस OH आपस में जुड़े और यहाँ से जल का एक अणु बना लिया। तो अब इस अभिक्रिया में यहाँ H कम पड़ गया और यहाँ OH कम पड़ गया, जो बचा है उसको जोड़ दिया गया। तो क्या बचा, CH3 CH2, ये सिंगल O, फिर देखिएगा ये O तो उसके साथ चला ही गया था, तो ये अकेला एक O यहाँ से, फिर ये C और ये CH3, तो ये C और ये CH3। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं अपन, CH3 CH2 COO, तो अपना ये रहा COO और ये CH3। तो जो ऑप्शन ब है इसका सही जवाब होगा। दोबारा बताते हैं आपको, यहाँ से ये OH चला गया, यहाँ से ये H चला गया, तो यहाँ CH3 CH2 बचा। तो यहाँ पे देखिएगा आप, अब यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ CH3 CH2 ये वाला बचा हुआ पार्ट, और यहाँ COO CH3, तो ये वाला पार्ट आपस में जुड़ गए, ये बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। अब आ गए हैं अपने रिक्त स्थान। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारीय कहते हैं। लार में एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को लसलसा बना देते हैं। तो अपन को उस एंजाइम का नाम बताना है जिसे लारीय कहते हैं। तो वह एंजाइम है एमाइलेज। उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम लारी एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट स्थान पर अपन बात करते हैं कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के खालिस्तान होते हैं। तो कायिक प्रवर्धन में पेड़ पौधे की टहनी, नेक्स्ट खालिस्तान जो अपन पढ़ रहे थे कि पौधे का आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के होते हैं। तो अपन को पता है जो कायिक प्रवर्धन होता है वो पौधे की किसी टहनी, पत्तियाँ या जड़ें ऐसे भागों से बनाए जाते हैं। तो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वो पूरी तरह से जनक पौधे से जो उगने वाला जो छोटा पौधा होता है उसमें चले जाते हैं। तो जो जनक पौधे के गुण होते हैं वही जो छोटा पौधा होता है उसके गुण होते हैं। तो इसमें उत्तर आएगा समान, यानी कि जो पौधा है उस मूल पौधे से जो नया पौधा बनता है उस पौधे के गुण जो जनक पौधा था यानी कि जो मेन पौधा था उसके समान ही होंगे। तो इसका सही जवाब होगा समान। नेक्स्ट खालिस्तान पर अपन बात कर लेते हैं कि पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। अर्थात जीव के द्वारा अपघटित होने वाले। जीव निम्नीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जीव के द्वारा अपघटित होना होता है।
चलो नेक्स्ट खालिस्तान पे चलते हैं। चुंबकीय सजातीय ध्रुव में परस्पर चुंबकीय सजातीय ध्रुव में परस्पर होता है। तो अपन जानते हैं जो समान जो ध्रुव होते हैं जैसे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, उनमें प्रतिकर्षण होता है, उनमें प्रतिकर्षण पाया जाता है। जबकि जो विपरीत चार्ज वाले जो सिरे होते हैं उनमें आकर्षण पाया जाता है, वह अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन क्या है, यहाँ सजातीय हैं अर्थात या तो प्लस के या फिर दोनों प्लस के या फिर वो दोनों माइनस के। तो समान ध्रुव के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होता है। चलो नेक्स्ट खालिस्तान पे अपन चलते हैं। सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? जो सिरका है उसमें कौन सा रासायनिक अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो रासायनिक अम्ल पाया जाता है उसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आप जानते होंगे CH3COOH। तो CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड वह अम्ल है जो सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है? तो आप इसका जवाब बताओ क्या होगा। इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा 8, यानी कि 8 तत्व है जो आवर्त नंबर 3 में पाए जाते हैं। उनके नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक है सोडियम, एक है मैग्नीशियम, एक एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन या फिर आर्गन इसको जो बोल देते हैं। ये 8 तत्व वर्ग 3 में पाए जाते हैं। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपने अति लघुणात्मक प्रश्न शुरू हो गए हैं। इनके अपन को एक शब्द या एक पंक्ति में इनका जवाब देना होता है कि हार्मोन की क्रिया को कौन से क्रिया विधि के द्वारा नियंत्रित करते हैं। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम बताइए। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली हानि लिखिए। पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण। तो इस तरह से एक क्वेश्चन थे, तो इनके जवाब अपन देखते हैं, आगे मिलेंगे अपन को। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि के द्वारा नियंत्रित करते हैं? तो इसको नियंत्रित करता है अपना तंत्रिका तंत्र। एक तो तंत्रिका तंत्र, साथ में उससे अपने शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, यानी कि जो हार्मोन की जो क्रिया होती हैं उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र के अंदर आती है वो ग्रंथियाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था कि बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। तो उस जीव का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वह जीव है जिसमें बहुखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, अर्थात इसका विखंडन हो जाता है। ये टूट कर एक से अधिक जीव बना लेता है। इस तरह से ये छोटे छोटे जीव बना लेता है और प्रत्येक जीव एक विकसित जीव में बदल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली हानि लिखिए। तो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनसे क्या हानि होती हैं, वो हानि हम से पूछे हैं। तो इनसे कई हानियाँ होती हैं, उनमें से एक हानि कि इनसे एक तो प्रदूषण होता है। प्रदूषण में देखो कौन कौन सी गैसें बाहर निकल जाती हैं। तो देखो जब इनको जलाते हैं तो इनको जलाने से देखो क्या होता है कि एक तो इनमें से कार्बन बाहर निकलता है, एक नाइट्रोजन बाहर निकलता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये घातक होते हैं, प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है जीवाश्म ईंधन को जलाने से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी क्योंकि ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो अलग अलग दिशा में आएगी और ये पॉसिबल नहीं होता है। इसका सही जवाब सटीक आंसर, क्योंकि जब दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट देगी, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब एक दूसरे को काट देगी और उनके ऊपर जब अपन मैग्नेटिक सुई रख के लेके जाते हैं, यानी कि जब चुंबकीय सुई उन पर रख देते हैं तो उसका विक्षेप दो दिशाओं में होता है और ये संभव नहीं होता है। इसलिए दो चुंबकीय सुई रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं कि किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो इसका डायग्राम देखिएगा आप कैसे बनाना है, एक आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे इसमें एक तो बैटरी लगी हुई है, एक कुंजी है, यहाँ तांबे के तार लपेट दिए गए हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इनसे देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल के अंदर की ओर जा रही है, ये एक बंद वर्ताकार सर्कल बना रही है, ये एस से प्रवेश होकर एन की ओर निकल रही है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र का नाम भी लिखना चाहिए अपन को नीचे। देखो इसमें लिखा हुआ है कि किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, एक अम्ल होता है और एक क्षार होता है, दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं और एक लवण बनता है और बनता है एक जल। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अपन अम्ल की जगह HCl ले लेते हैं, क्षार की जगह NaOH ले लेते हैं। तो यहाँ से तो ये बंध टूटेगा, यहाँ से बंध ये टूटेगा, H और ये OH आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों H मिलकर H2 और ये O साथ में आ जाएगा, ये Na और ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा और एक लवण बना देगा NaCl, जिसको अपन बोलते हैं नमक, रॉक साल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसका सही टिक जवाब हस्तलिखित। देखो अम्ल और क्षार के करा के क्या बनाते हैं, लवण और जल। जैसे उसी रिएक्शन को दे दिया HCl और Na उसके साथ क्रिया करके NaCl बना लिया। ये एक अम्ल था, ये एक क्षार था, दोनों ने आपस में क्रिया की, यहाँ से बंध टूटे, H और OH आपस में जुड़कर H2O बना दिए। ये Na और Cl ने आपस में कंबाइन किया और NaCl बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्त नियम है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो अरेंज करते हैं, एलिमेंटों को जो जमाने का जो तरीका है, जैसे 1 2 3 4 5, तो उनको इस आधार पर जमाया जाता है कि उनका जो परमाणु क्रमांक है उसका बढ़ता हुआ रूप लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले 1 वाले को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, 6 को, 7 को। तो अपन कह सकते हैं कि जो आधुनिक नियम है वह ऐसा है कि जो तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। आवर्ती फलन का मतलब यह है कि जैसे जैसे उनका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा उसके आधार पे अपन पीरियोडिक टेबल को जमाएंगे, यानी कि आवर्त सारणी को जमाएंगे तो एक सुव्यवस्थित जम जाएगी। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको इसी आधार पर रखा गया है, अर्थात 1 नंबर वाले को पहले, 2 नंबर वाले को उसके बाद में, 3 को उसके बाद में, इस तरह से ये बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पूछा है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 और तापन CuH2। तो उपरोक्त अभिक्रिया को अपन देख पा रहे हैं। तो अभिक्रिया में अपचित होने वाले अभिक्रिया का नाम बताना है। तो अपन देख पा रहे हैं
इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड था और H2 था, तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में, और यहाँ से O निकल कर इस H2 के साथ जुड़ गया था, जिससे H2O बन गया था। H2O बन गया था। अब हम देख पा रहे हैं, तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका क्या होता है, उसका होता है, अब ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वह अपचेत यानी कि अपचयन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ देखो, कॉपर ऑक्साइड से पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब कॉपर अकेला रह गया, उसने अपने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया है, तो उसने अपना ऑक्सीजन बाहर निकाल देने की वजह से उसका क्या हुआ, अपचयन हुआ, और इसमें अपचित पदार्थ का नाम ही पूछा है। तो इसका सटीक जवाब होगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इसका सटीक जवाब है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम अपन को बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब होगा हीरा। हीरा इसका सबसे सही जवाब होगा। ये सबसे कठिन पदार्थ होता है हीरा, इसमें ऐसी क्षमता होती है ये लोहे को भी काट सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। उन क्वेश्चनों का सोल्व आउट है, हाथों से लिखा हुआ, आप देख लेना एक बार, उसमें वही बता रहे हैं। इसका सही जवाब कॉपर ऑक्साइड, इसका हीरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपन को बनानी है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो इसमें जो कार्बन होता है 6 नंबर पे आता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपने 2 भर दिया, फिर बचे 4। तो यानी कि कार्बन के बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 है ना, बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। अपन उसको इस तरह से लिख सकते हैं, डॉट लगाकर या फिर क्रॉस लगाकर अपन लगा देते हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1। तो अपन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस लगा के शो कर देते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन, फिर यह हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, फिर यह हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन। जैसे दोबारा बना के बताता हूँ, ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और फिर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अपन को पता है इसका फॉर्मूला CH4 होता है, यानी कि 4 हाइड्रोजन हैं, तो ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन। तो ये सारा मिलकर इसका अष्टक कंप्लीट कर लिया, और इसका भी 2 हो गया, इसके भी 2 हो गया, इसके भी 2 हो गया, और इसके भी 2 हो गया। तो ये मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, क्योंकि कार्बन को अपने बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो 2 4 6 और 8, इस तरह से उन्होंने अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। चलो एक बार हाथ से लिखा हुआ है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, वही अपन जो बोले कि जो कार्बन है उसके बाहर वाले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के बाहर वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन को अपने बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, इसलिए हाइड्रोजन से बंध बना लिया। अपन देख पा रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 4 6 8, तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s1 होता है, तो ये अपने s वाले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन लेके ही संतुष्ट हो जाता है। और देख सकते हैं अपने इस कोड़े के अंदर एक हाइड्रोजन खुद का इलेक्ट्रॉन था और एक कार्बन से उसने ले लिया और 2 कर लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, और आ गया तो थैंक्स लिख के भेज देना। चलो अपन बात करते हैं खंड ब में। जो प्रक्रम को परिभाषित करना है, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए, वर्तिकांक पर परागण अंकुरण का नामांकित चित्र बनाना है और जार एक लिखना है। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन अपन देख पा रहे हैं। 8 जो क्वेश्चन है, लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। इस 8 में 2 पार्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन, वायु के पश्चदर्शी दर्पण के
रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखना है। नवा क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। नवे क्वेश्चन का दूसरा जो क्वेश्चन है, जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम लिखिए। तो इनका सोल्व आउट अपन देखते हैं। जो खंड ब है वह है लघुरात्मक क्वेश्चन, जो 4 से 16 तक आता है। अब इसके सभी के जवाब हस्तलिखित मिलेंगे। तो जो प्रक्रम क्या है, तो जो यानी जीव और प्रक्रम यानी कि जीव के अंदर होने वाले जो भी क्रम हैं वो जीव प्रक्रम कहलाएंगे। तो जो तो इसकी सटीक परिभाषा होगी कि वह सभी सम्मिलित रूप जो जीवन का अनुरक्षण करवाने के लिए आवश्यक होते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात जैसे पोषण करना, शोषण करना, पोषण करना, शोषण करना, उत्सर्जन, उत्सर्जन, इस तरह की जो भी क्रियाएं होती हैं उनका जो सम्मिलित रूप होता है, उस सम्मिलित रूप अपने शरीर का यानी कि जो जीव होते हैं उन जीवों का क्या करते, अनुरक्षण करते हैं, जिससे जीव वृद्धि विकास कर पाते हैं। तो वृद्धि कर पाते हैं तो वह सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, और जब वो क्रियाएं आपस में मिलकर सारा काम सही समय पे ढंग से करती हैं तो शरीर का अनुरक्षण होता है, उसे जीव प्रक्रम कहते हैं। एक बार अपन हस्तलिखित लाइन को पढ़ लेते हैं कि वे सभी प्रक्रम यानी कि वे सभी कार्य जो सम्मिलित रूप से यानी कि सामूहिक रूप से अनुरक्षण यानी कि रक्षा का कार्य करते हैं उसे जीव प्रक्रम कहते हैं। इसका मतलब है कि जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं का सामूहिक रूप। तो अपन देख पा सकते हैं कि एक जीव जो भी जीवित है उसको जीने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको पोषण करना पड़ता है, उसको पाचन करना पड़ता है, शोषण करना पड़ता है, शोषण करना पड़ेगा, उसको उत्सर्जन करना पड़ेगा, वातावरण के अनुकूल होना पड़ेगा। तो ये सभी क्रियाएं जब सम्मिलित रूप से होती हैं तो उसे जीव प्रक्रम बोलते हैं। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके दो उदाहरण दीजिए। तो एक लिंगी पुष्प का नाम से पता चल रहा है कि जिसके अंदर एक भाग हो, यानी कि जब पुष्प के अंदर या तो पुंकेसर हो अथवा स्त्री केसर हो, तो दोनों में से जब कोई एक अंगी उपस्थित होता है तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। इस पुष्प के जो उदाहरण हैं वो उदाहरण है गुड़हल और सरसों। तो गुड़हल और सरसों वह पुष्प हैं जिनके अंदर एक ही जननांग पाया जाता है, जो या तो स्त्री केसर होगा या फिर पुंकेसर होगा। यहाँ जो पुंकेसर होता है वह नरयुग्मक होता है, पुंकेसर जो होता है पुंकेसर नरयुग्मक होगा, जबकि जो स्त्री केसर होगा वह मादा युग्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, यहाँ पे चित्र आ गया है, आप एक बार इसका चित्र देख लेना। वर्तिका को प्राकणों को नामक चित्र से समझाना है। तो एक बार आप एनसीईआरटी की बुक से इस 10th क्लास का जो 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से इसका चित्र आप देख लेना। कंटेन में डाला, मैं भूल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। तो अपन जानते हैं ऊर्जा का जो सबसे बड़ा सोर्स है वह सूर्य है। सूर्य के बाद में उत्पादक आते हैं। उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ अपना भोजन स्वयं बनाने का मतलब ये नहीं कि मेरा भोजन मैं खुद बना लेता हूँ, नहीं। यहाँ उत्पादक का मतलब होता है जो सबसे पहले एनर्जी को अपने अंदर पैदा करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, उत्पादक की गिनती में आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिसको हिंदी में पैण हरित बोलते हैं। उसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। तो वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक बोलते हैं। इसमें पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल शामिल है। नील हरित शैवाल जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद में आते हैं शाकाहारी, जो पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं।
शाकाहारियों के बाद में मांसाहारियों में जाते हैं, फिर शीर्ष मांसाहारियों में जाते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से उत्पादक को मिलेगी, उत्पादक के बाद में ये शाकाहारियों में जाएगी, शाकाहारी के बाद में मांसाहारी को जाएगी और सबके लास्ट में शीर्ष मांसाहारी को जाएगी। ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती हैं, दूसरे से जब तीसरे, तीसरे से चौथे स्तर में जाएगी तो ऊर्जा में निरंतर कमी होती जाएगी और वो मुक्त हुई ऊर्जा वापस वातावरण में चली जाती है। तो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से उत्पादक में ऊर्जा गई, ऊर्जा से शाकाहारी में गई, शाकाहारी के बाद में मांसाहारी में गई और मांसाहारी के बाद शीर्ष मांसाहारी में गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। तो लेंस के आवर्धन से मतलब है कि जब कोई वस्तु को यानी कि कोई बिंब के सामने कोई बिंब यानी कि कोई वस्तु के सामने जब अपन लेंस लगा देते हैं तो वह लेंस उस वस्तु को कितना बड़ा कर दिया, तो इस गुण को उसकी आवर्धनता बोलते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई और उससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई का जो रेशियो होगा वो उसका आवर्धन कहलाएगा। एक बार अपन लाइन पढ़ लेते हैं जो लिख रखी है कि प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना बड़ा है, इस गुण को या फिर इस रेशियो को लेंस का आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं, इसको स्मॉल m से दर्शाते आवर्धनता को। आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h डैश और वस्तु की ऊंचाई यानी कि बिंब की ऊंचाई h, यानी कि वस्तु कितनी ऊंची थी और उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब था वो कितना ऊंचा था, उन दोनों का अनुपात उसकी आवर्धनता कहलाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन कि वाहनों के पथदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोले दर्पण का नाम लिखिए। यानी कि वाहन जब अपन चलाते हैं तो पीछे वाले दृश्य देखने के लिए अपन दर्पण को काम में लेते हैं, तो उसके लिए कौन सा दर्पण काम में लेंगे, तो उसका जो दर्पण होगा वो होगा उत्तल दर्पण, उसका जो दर्पण होगा वो होगा उत्तल दर्पण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा देना है और जूल के तापमान पर आधारित किन्हीं क्वेश्चन था विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। तो अपन इसकी परिभाषा देते हैं, समझते हैं। दूसरा इसका एक क्वेश्चन था जूल के तापमान पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम बताना है। तो सबसे पहले विद्युत विभवांतर को समझ लेते हैं। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि जो भी कोई विद्युत क्षेत्र होता है, मान लेते हैं कोई ई यहाँ पर क्यू कोई आवेश रख रखा है, वो आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। मान लेते हैं वो विद्युत जो क्षेत्र है उसको अपन चित्र के माध्यम से शो कर रहे हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से मान लेते ए बिंदु है, ए बिंदु पर मान लेते Q1 आवेश रखा हुआ है। उस Q1 आवेश को एक बिंदु ए से बी बिंदु तक ले जाने में और इस आवेश का जो मान है वो एकांक होना चाहिए, यानी कि 1 कूलाम होना चाहिए। तो बिंदु ए से Q1 आवेश को बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही क्या बोलेंगे अपन, विद्युत विभव बोलेंगे। दोबारा मैं समझा देता हूँ कि कोई विद्युत क्षेत्र है जो आवेश की वजह से उत्पन्न हो रहा है, उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो कार्य अपन को करना पड़ता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। और यहाँ पर जो ये आवेश होता है वो एकांक होना चाहिए, तब इसकी परिभाषा सटीक बैठती है। तो अपन एक बार कंटेंट के अकॉर्डिंग लाइन पढ़ लेते हैं कि विद्युत जो क्षेत्र है कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अभी आपको मैंने समझाया, जैसे विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई आवेश है जो ए बिंदु पर है, उसको अपन को बी बिंदु तक ले जाने में जो भी वर्क करना अपन को पड़ रहा है उस वर्क को ही विद्युत विभव बोलेंगे। चलो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं कि जूल के तापमान पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम। तो जूल के तापमान पर आधारित दो युक्तियों के नाम हैं विद्युत इस्त्री यानी कि प्रेस और विद्युत टोस्टर।
विद्युत टोस्टर और विद्युत इस्त्री वह युक्तियाँ हैं जो जूल के तापन नियम पर आधारित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधक के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको इस साल भी पूछ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि कोई 3 चालक तार हैं, जिसका जो पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा, दूसरे सिरे को इस दूसरे सिरे को अपन दूसरे तार के, जैसे मान लेते हैं ये दूसरा तार है, ये पहला तार, दूसरा तार, तो अपन इस दूसरे तार के पहले सिरे से और दूसरे तार के दूसरे सिरे को तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, तो इस तरह का जो संयोजन होता है उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे, मान लेते हैं इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है और इसका प्रतिरोध R3 है, और इनमें धारा बह रही है माइनस से प्लस की ओर। मान लेते हैं I धारा बह रही है, तो ये धारा यहाँ पर भी आई जाएगी, R2 वाले प्रतिरोध में भी आई जाएगी और R3 वाले में भी आई जाएगी। इस क्वेश्चन को अपन एक बार हस्तलिखित नोटों से देख लेते हैं। इसमें अपन एक सर्किट मान लिया, इस एक परिपथ अपन ने मान लिया जिसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका विभव V है। मान लेते हैं धारा माइनस से प्लस की ओर जो बह रही है वह I है, और अपन को इस बात का भी पता है कि जो विभव होता है वह 2 बिंदुओं की घटना होती है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रतिरोध R1 में का एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा, R2 का पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, R3 का पहला बिंदु और दूसरा बिंदु। तो विभव इन दोनों सिरों के मध्य, इन दोनों के सिरों के मध्य V1 होगा, इन दोनों सिरों के मध्य V2 होगा, और यहाँ से जो यहाँ तक का जो विभव होगा वो क्या होगा, V3 होगा। V3 वह विभव होगा, और बैटरी का जो कुल विभव उसको अपन V मान लिया। जबकि धारा सभी सर्किट में, सभी सर्किट के सभी भागों में यानी R1 वाले भाग में, R2 वाले भाग में और R3 वाले भाग में समान ही बहेगी। ऐसा श्रेणी क्रम में होता है क्योंकि एक चालक तार के बाद में दूसरा चालक तार है। तो अपन देख पा रहे हैं कि कुल विभव जो बैटरी का क्या है, V है, वो V किसके बराबर होगा, पहले प्रतिरोध के, दूसरे प्रतिरोध के विभव से और तीसरे प्रतिरोध के विभव के बराबर होगा। तो अपन यहाँ पे अपन जोड़ रहे हैं उनको, तो देखो V बराबर V1, V2 और V3, यानी कि इस वाले को विभव को, इस वाले विभव को और इस वाले विभव को जब जोड़ देंगे तो बैटरी का कुल विभव आ जाएगा। अब यहाँ अपन लगाएंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम अपन जानते हैं, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR। इस वजह से जहाँ पर V था अपन ने IR लिख दी, V1 की जगह IR1 लिख दिया और V2 की जगह IR2 लिख दिया और V3 की जगह अपन ने लिख दिया IR3। ओम का नियम आपने पढ़ा ही होगा क्या होता है। तो इसके बाद अपन देख पा रहे हैं अब हर जगह I तो सेम है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक चालक तार जब जोड़ दिया जाता है, एक चालक तार जोड़ दिया जाता है तो उसका अंतिम सिरा दूसरे तार से, और दूसरे तार का जो अंतिम सिरा जो है तीसरे तार के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाता है। इस वजह से जो पहला जो सर्किट होता है वो दूसरे और तीसरे, यानी कि जो पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध, ऐसे कितने ही प्रतिरोध हो सब में समान धारा ही बहेगी, जबकि विभवांतर सब में अलग अलग होगा। तो यहाँ अपन ने देखो क्या कर दिया, V की जगह IR लिख दिया ओम के नियम से, V1 की जगह ये लिख दिया, V2 की जगह IR2 लिख दिया, V3 की जगह IR3 लिख दिया। यहाँ पर सब में डिजिट I कॉमन थी, I अपन ने कॉमन ले ली, इधर भी I था, I से I कैंसिल हो गया, R बच गया, यहाँ रह गया R1, यहाँ रह गया R2, यहाँ रह गया R3। तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो मुख्य जो सूत्र है, वो जो मुख्य सूत्र है वो अपन को मिल गया कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत संधारित्र यानी कि उपकरणों को समांतर यानी कि पार्श्वक्रम में ही क्यों संयोजन करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा क्योंकि घरों के अंदर आने वाली जो विद्युत धारा होती है वो एक निश्चित वोल्ट पे आती हैं, जो 220 वोल्ट में आती हैं। घरों के अंदर, विशेषकर इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जो विद्युत धारा आती हैं उसका एक निश्चित वोल्टेज रखा जाता है जो 220 वोल्टेज है। इस वजह से जो सभी उपकरण होते हैं, जो घरेलू जो परिपथ होते हैं यानी कि परिपथों में जो भी उपकरण हैं वो उपकरण एक निश्चित वोल्टेज पर ही काम करेंगे। और जो समांतर क्रम जो संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन के अंदर जिसको अपन बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, तो अपन देख पा रहे हैं कि समांतर क्रम जो संयोजन होता है उसके अंदर जो विभव होता है वह नियत रहता है, जबकि धारा का मान अलग अलग रहता है, I1, I2, I3 इस तरह से अलग अलग। इस वजह से जो घर के अंदर जो भी परिपथ होते हैं, जो भी उसके अंदर परिपथों के अंदर उपकरण जो काम में लेते हैं वह सभी को समांतर क्रम संयोजन में ही लगाते हैं। चलो एक बार इसको अपन और देख लेते हैं आगे हस्तलिखित नोटों से क्या रहता है। देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो एक तो समझाने के लिए इसका डायग्राम बना रखा है कि इसमें जो विभव होता है, देख लो इसका बिंदु पहले तार के लिए भी, दूसरे तार के लिए भी और तीसरे तार के लिए भी, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। पहले तार के लिए आप देख पा रहे होंगे कि पहला तार जो R1 प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा तार R2 के साथ, तीसरा तार R3 के साथ। इन तीनों का जो कनेक्शन होता है वो एक निश्चित बिंदु, जिसे मान लेते हैं A बिंदु, और एक निश्चित बिंदु B पर वह जुड़ रखे हैं। तीनों तारों का भी वो क्या हुआ, सेम ही रहा। और घर के अंदर जो भी उपकरण होते हैं वो एक निश्चित विभव पर ही काम करते हैं। इस वजह से घरों के जो भी उपकरण होते हैं उनको जो लगाते हैं वो पार्श्वक्रम में ही लगाते हैं। एक लाइन और लिखी हुई है, क्योंकि देखो श्रेणी क्रम में धारा का मान, श्रेणी क्रम में धारा है उसका मान क्या होता है, समान रहता है, जबकि सभी उपकरण अलग अलग धारा पर काम करते हैं। कम धारा, अधिक धारा, बहुत ज़्यादा अधिक, बहुत कम। इस वजह से घरेलू जो परिपथ होते हैं उसको पार्श्वक्रम में ही जोड़ा करते हैं। आशा करते हैं आपको समझा पाए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें पूछा है फ्लेमिंग का वामस्त का नियम यानी कि बायात का नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, परिभाषा। इसमें परिभाषा पूछी है, नियम नहीं पूछा है। नियम 12th क्लास में आता है, यहाँ सिर्फ परिभाषित है। यह अपन देख पा रहे हैं कि फ्लेमिंग का बाया हाथ का नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। तो इनको समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहले फ्लेमिंग का बाया हाथ का नियम। तो अपने बाया हाथ के जो अंगूठा है, बाया हाथ का जो अंगूठा है, तर्जनी है और मध्यमा है, उसको अपन को लंबवत पकड़ना है, लंबवत पकड़ना है, अर्थात उनको 90 डिग्री पे पकड़ना है बाया हाथ को। ऐसी कंडीशन में अपन देखते हैं कि जो अपना अंगूठा है वह अंगूठा आरोपित बल की दिशा को बताएगा। वो जो अंगूठा है आरोपित बल की दिशा को बताएगा, और जो तर्जनी है वह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, जबकि जो मध्य वाली उंगली है अर्थात जो मध्यमा है वह मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। तो नियम क्या हुआ, यदि अपने हाथ बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा एक दूसरे के लंबवत आ जाए, तो आरोपित बल अंगूठा बताएगा, जो तर्जनी होगी वो किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, और जो मध्यमा है यानी कि मध्य जो उंगली है वह विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। ये फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखो क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिखी हुई है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई चुंबकीय पदार्थ अपने निकट चुंबक की उपस्थिति के कारण
अस्थायी रूप से चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लोहा रखा हुआ है, अपन मान लेते हैं यहाँ लोहा रखा है और इस लोहे के पास अपने कोई चुंबक ला कर रख दी, इस लोहे के पास अपने कोई चुंबक ला कर रख दी और ये लोहा भी इस चुंबक की वजह से चुंबकित हो जाता है। मान लेते हैं ये कोई लोहा है, ये लोहा है और ये लोहा के पास आसपास कोई चुंबक लाकर अपने रख दी, तो इस चुंबक की वजह से यदि ये लोहे के अंदर अस्थायी रूप से चुंबकीय गुण आ जाए तो ये जो घटना है, इस घटना को बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का अर्थ होता है एक तरह से प्रेरणा देना, प्रेरण का अर्थ होगा प्रेरणा देना। तो यहाँ पर जैसे लोहा जैसी वस्तुएं दूसरों की प्रेरणा यानी कि चुंबक की प्रेरणा से, एक तरह से चुंबक की प्रेरणा से क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है अस्थायी रूप से। तो इस गुण को क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्जन तथा निस्तापन में अंतर अपन को देना है, तो जब भी अंतर के क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आपको टेबल बनानी होगी। तो आप देख पा रहे होंगे, तो वर्जन और निस्तापन, तो याद रखना वर्जन से सल्फाइड एस्को को पृथक किया जाता है, जबकि निस्तापन से कार्बोनेट एस्को को पृथक किया जाता है। निस्तापन यानी कि नी यानी कि नहीं, एक तरह से नी यानी ही नहीं, तो ये वायु की सीमित मात्रा में यानी कि नगण्य यानी कि बिल्कुल न के बराबर, यानी कि इसमें वायु की सीमित मात्रा रखी जाती है, इसमें वायु की सीमित मात्रा रखी जाती है और फिर इसको गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो किस में बदल जाएगी, ये ऑक्साइडों में बदल जाएगी। और जो वर्जन है उस वर्जन में वायु को उपस्थिति में यानी कि इसमें वायु की उपस्थिति रखते हैं और इसमें बहुत कम मात्रा यानी कि नगण्य। और जो वर्जन विधि है इसमें वायु की क्या चाहिए, उपस्थिति चाहिए। जब इसको अपन गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगी, ये ऑक्साइडों में बदल जाएगी। तो आप अंतर समझ पाए होंगे, यानी कि वर्जन विधि से सल्फाइड एस्को को पृथक किया जाता है, जबकि निस्तापन विधि से कार्बोनेट एस्को को पृथक किया जाता है। वर्जन विधि वायु की उपस्थिति में होती है, जबकि ये वायु की सीमित मात्रा में होती है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होती हैं। तो ये वर्जन और निस्तापन के मुख्य दो अंतर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 के निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसकी जो समीकरणें हैं वह समीकरणें हैं, एक तो सोडियम के साथ और एक 443 केल्विन तापमान पर सांद्र H2SO4 के साथ। तो अपन इसको देख पा रहे हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं एथेनॉल के बारे में। तो एथेनॉल का फॉर्मूला CH3 CH2 और OH। इसकी क्रिया अपन को सोडियम से करवानी है। तो इसका सोलह आउट अपन हस्तलिखित नोटों से देख लेते हैं। आगे चलते हैं, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पर जब अपन एथेनॉल की क्रिया सोडियम से करवाते हैं तो यहाँ से बंध टूटना शुरू होता है, यहाँ से बंध टूटता है, बंध टूटकर H बाहर निकलता है और ये Na यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। तो क्या बन गया, CH3CH2ONa। परंतु अपन को पता है H अकेला नहीं रह सकता है, इसलिए यहाँ पर 2 H की आवश्यकता पड़ेगी और 2 H यहाँ पर निकलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इस वजह से अपन को यहाँ पर शुरुआत के अंदर ही यहाँ पर इस जगह पर 2 लगाना पड़ा, ताकि यहाँ से 2 H बाहर निकल सके। तो ये 2 लगाया तो ये दोनों H यहाँ बाहर आ गए। तो यहाँ 2 लगाने की वजह से ये CH3 CH2 भी 2 बार हो गया, इसलिए यहाँ पर भी 2 बार लगाना पड़ा। अब यहाँ Na अकेला था पहले, तो अकेला यहाँ आ नहीं सकता था क्योंकि ये CH3 फिर 2 बार हो गए थे। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण है जो आप पहले पार्ट में तरीके से पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको रिएक्शन बताने रहा हूँ ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने से पहले एक बार और समझा देते हैं कि यहाँ पर जो एथेनॉल है यानी कि CH3 CH2OH है वह Na पर कनेक्ट करता है, अटैक करता है, फिर यानी यहाँ पर अटैक करता है तो ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा, ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ये 2 बार है। यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा और ये H बाहर निकल जाएंगे, दोनों H प्लस H जुड़कर H2 बना लेंगे, जो ये रहा। तो अपन को ध्यान में होना चाहिए कि जब एथेनॉल की क्रिया अपन सोडियम से करवाते हैं, एथेनॉल की क्रिया जब सोडियम से करवाते हैं
तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्सीसाइड बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात कर लेते हैं, इसका एक्सैक्ट जवाब क्या होगा। फिर वही है, इसका क्वेश्चन का जवाब है दोबारा दूसरे क्वेश्चन कि एथिल एल्कोहल की क्रियापन को शानदार सपोर्ट और 443 केल्विन पे करना होता है। तो जब ऐसी अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया में जल बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, CH3 CH2 और ये OH है। तो यहाँ का तो ये OH और इस जगह से एक H इसको मिल जाएगा। तो अपन को पता है OH और इस CH3 से एक H इसको मिल जाएगा। तो और H और H दो H हो जाएंगे, H2 और ये वाला O, यानी कि जल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल गया, तो ये जल बाहर आ गया है। तो यहाँ क्या बचा, CH2 और यहाँ पर CH2। संयोजकता कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, एथिन। तो याद रखना, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 और 443 केल्विन पे कराई जाती है तो एथिन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जल बाहर निकलता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन की मिश्रित संरचना को चित्रित कीजिए। तो आपको इसका चित्र बनाना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे ये मेलाटोनिन में साबुन का जो प्रभाव है उसका ये चित्र है। आप अच्छे कंटेंट से समझ रहे हैं। NCERT की बुक है, उसमें इस चित्र को ध्यानपूर्वक सावधानी से बना रखे हैं। ये कपड़ा है एक तरह से, और एक ये उसकी गंदगी है, इसको साफ कर रहे हैं। ये मिसेल का निर्माण हो रहा है। इसका वीडियो आपको एक डिटेल से बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें चित्र पूछा गया था, उसका चित्र आपके सामने ये बन रखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गए अपन 17 से 20 तक उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिनकी सीमा शब्द है 100। तो अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम, उनके दो कार्य, समजात एवं समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, खतरे के संकेत लाल क्यों होते हैं, संयोजन वियोजन अभिक्रिया बतानी। जो 20 का क्वेश्चन है, तो अपन को 17 से 20 के क्वेश्चन को जवाब देना है। तो अपन देख पाते हैं कि अंडाशय से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। अंडाशय से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। वह हार्मोन है भाई, एक तो है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। तो ये दो हार्मोन हैं जो अंडाशय से स्रावित होते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं, जो मासिक धर्म होता है, यानी कि जो ऋतुस्राव होता है, ये स्त्रियों में होता है, तो उसको स्रावित कराने के लिए ये महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं। यानी कि जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होगा उस समय ही मासिक धर्म होगा। MC है ना। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 18 क्वेश्चन, अब इस पार्ट को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, जो तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि वातावरण के अंदर कई परतें होती हैं। वातावरण के अंदर कई परतें होती हैं, तो जब उन परतों से प्रकाश आता है तो प्रकाश सीधा ना पहुंचकर उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन हो जाने की वजह से तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं, उसकी जो घटना है वह है अपवर्तन। अपवर्तन के बाद आपको पता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, इस घटना को अपन बोलते हैं अपवर्तन। जैसे ये प्रकाश आया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना जाकर ये जो अभिलंब है उस अभिलंब से या तो दूर चला जाता है या फिर पास आ जाता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है था अपना कि जो खतरे के जो निशान होते हैं वो लाल रंग के क्यों होते हैं। तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है अर्थात उसका जो फैलाव होता है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। इस कारण इस प्रकार की तीव्रता में कमी नहीं होती। जैसे ये वायुमंडलीय परतें हैं, जैसे धूल, कोहरा, कण इत्यादि है, और ये लाल रंग का प्रकाश यदि आ रहा हो,
यदि लाल रंग का प्रकाश यदि आ रहा हो तो भी उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और वो दूर दूर तक चला जाने की क्षमता रखता है। इस तरह से इस वजह से जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इस कारण प्रकाश की तीव्रता कम नहीं होती है, इसलिए प्रकाश दूर तक जाता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग खतरे के संकेतों के लिए काम में लिया जाता है। तो अपन को पता चला जो खतरे के जो चिन्ह होते हैं उन खतरे के चिन्ह पर कौन सा रंग लगाते हैं, लाल रंग लगाते हैं, क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है, प्रकाश की तीव्रता में कमी नहीं आती है, दूर दूर तक प्रकाश पहुंच जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, उसमें पूछा था अपन को संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया अपन जानते हैं, इसमें दो तत्व पदार्थ आपस में जुड़ जाए, जैसे ए और बी आपस में जुड़ेगा और एक नया पदार्थ बनाते हैं सी। तो उसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का। जैसे कॉपर की क्रिया, इसे अपन ने कॉपर की क्रिया किससे करा दी, ऑक्सीजन से करवा दी। तो ऑक्सीजन से करवा देने पर देखो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो ए और बी आपस में जुड़ा और एक नया पदार्थ सी बना लिया, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ये अभिक्रिया कहलाएगी अपनी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। चलो वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं अपन। इसका जो अगला पार्ट है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई पदार्थ एक से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, एक तरह से वियोजन का अर्थ क्या होता है, टूटना। तो यहाँ पर एक रिएक्शन ली गई है चूना पत्थर की, एक रिएक्शन चूना पत्थर की ली गई है, आप देख पा रहे होंगे। ये चूना पत्थर होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। जब चूना पत्थर को अपन उष्मा देते हैं, यानी कि उसको जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो वह गर्म होकर एक तो CaO और CO2 में बदल जाता है। ये तो एक गैस के रूप में बाहर निकलती है, जबकि ये बिना बुझा हुआ चूना बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड में ही जल मिलाकर इसको बुझा हुआ चूना बनाया जाता है CaOH का होल स्क्वायर। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ही इसमें लेते हैं, सफ़ेदी करने में लेते हैं, जिनको राजस्थानी बोलचाल में कल्ली बोला करते हैं। राजस्थानी बोलचाल में एक क्षेत्रीय भाषा है कल्ली, जिसे मकानों को सफ़ेदी करने में काम में लेते हैं। मैं दोबारा आपको कंटेंट की ओर लेके जाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो चूना पत्थर होता है, उस चूने पत्थर को अपन गर्म करते हैं तो दो भागों में वो टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनको अपन ऊष्मा देकर, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वें क्वेश्चन पे अपन पहुंच चुके हैं। ये अपने निबंधात्मक क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, इनके जवाब अपन को बढ़ा देना रहता है। पूछा है कि अवायवीय शोषण क्या होता है, वायवीय शोषण क्या होता है। तो जो वायु की उपस्थिति में, यानी कि ऐसे जीव जिनको शोषण के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है, वो वायु शोषण कहलाता है। जैसे कि सभी जीव, अपन बात करते हैं जो निबंधात्मक क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, ये खंडों के अंदर आता है। जैसे वायु की अनुपस्थिति, तो अपन निबंधात्मक क्वेश्चन में बात कर रहे थे, इसमें यह एक खंडों में आता है। जैसे कि इसके 3 खंड है। वायु की उपस्थिति में होने वाला जो शोषण होता है वायु शोषण कहलाएगा। दूसरा है कि श्वसन तंत्र का जो वायु मार्ग होता है उसका क्या महत्व है। तो अपन को पता है जो श्वसन तंत्र होता है उसकी वजह से अपन सांस ले पाते हैं। तो देखो श्वसन तंत्र क्या कार्य करता है। श्वसन तंत्र कार्य करता है, ये O2 को शरीर में जाने देता है और जबकि CO2 को बाहर निकालता है। अपने शरीर में जो श्वसन तंत्र होता है वो नाक मुंह से शुरू होता है और वायु मार्ग के द्वारा होता हुआ फेफड़ों तक पहुंच जाता है। एक बार आप इसकी डिटेल NCERT की बुक में से लेकर पढ़ लेना। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा लिखना रहता है। तो यहाँ पर जो श्वसन तंत्र होता है वो अपने शरीर में
कौन सी गैस को, O2 को जाने देता है, CO2 को बाहर निकालता है। अपना जो श्वसन तंत्र होता है उसका जो फैलने का जो भाग है वो अपने नाक मुंह से लेकर वायु मार्ग से होता हुआ फेफड़ों की सहायता से आगे बढ़ता है। ये श्वसन तंत्र के भाग हैं। इसका जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें श्वसन तंत्र का चित्र था। मैं आपको चित्र बता रहा हूँ, देखिएगा इस चित्र के बारे में। देखो इसमें क्या है, ये नासाद्वार है, ये मुख गुहा, गर्शनी, कंठ, श्वास नली। इसमें ये सी आकार के छल्ले लगे रहते हैं किसके अंदर, श्वास नली में, ताकि ये पिचके नहीं। आगे देखो ये श्वास नली दोनों ओर फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं। वो श्वास नली देखो इधर भी आ गई है और इस साइड भी आ गई है। जब वह श्वास नली जब आगे बढ़ जाती हैं तो उसको बोलते हैं श्वसनी। जब श्वास नली दोनों ओर फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं तो उस समय इस श्वास नली को श्वसनी बोलते हैं। ये श्वसनी और आगे जाकर, आप देख पा रहे होंगे, ये श्वसनी और जाके विभाजित हो जाती हैं। तो उस विभाजित होने वाले जो भाग है उसको बोलते हैं श्वसनिका। और ये श्वसनिका कुपिका कोश में खुलती हैं। कुपिका कोश वह भाग है जहाँ पर वायु का आदान प्रदान होता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो अपना जो श्वसन मार्ग है, श्वसन तंत्र व नासाद्वार, यानी कि जो नाक के आगे की जो दो सिरे होते हैं वहाँ से, मुख की सहायता से, फिर गर्शनी, फिर कंठ, इनसे शुरू होता है। ये कंठ श्वास नली की सहायता से जुड़े होते हैं। श्वास नली दोनों ओर फेफड़ों में प्रवेश करती है। दोनों ओर फेफड़ों में प्रवेश कर जाने के बाद में ये छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती हैं। जब ये छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती हैं तो इसे श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका और आगे जाकर विभाजित हो जाती हैं। श्वसनिका आगे जाकर और विभाजित हो जाती हैं, जिसको श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका कुपिका में खुलती हैं। कुपिका वह भाग है जहाँ पर वायु का आदान प्रदान होता है। आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन अपना दर्पण वाले चैप्टर से है। इसमें उत्तल लेंस लेना है। उत्तल लेंस में अपन को बिंब को यानी कि वस्तु को F1 और 2 अपन के मध्य रखना है और उसका आलेख बनाना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है। और एक क्वेश्चन है, इसमें लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर दे रखी है, फोकस दूरी अपन से पहुंच रहे हैं। तो उसका सोल्व आउट देख लेते हैं। सबसे पहले अपन उत्तल लेंस बनाते हैं। तो उत्तल लेंस दोनों ओर से उभरा हुआ होता है। इसके मध्य पर अपन जानते हैं प्रकाशीय केंद्र होते हैं। इसके F1, इसका वक्र ये केंद्र जिसको हम C1 से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पे 2F1, इस साइड में F2 फोकस बिंदु और इधर 2F2 जो भी वक्रता केंद्र होगा। इसको C2 से भी अपन लिख सकते हैं। इसमें दो वक्रता केंद्र होने के पीछे का रीजन है कि इस जो लेंस है यानी कि ये जो उत्तल लेंस है इसको बनाने में दो गोलों को काम में लिया गया है। जैसे एक गोला फिर ये दूसरा गोला। तो ये जो वेस्ट भाग था इसको हटा दिया गया और इस तरह से ये जो बचा हुआ भाग है मैं आपको डायग्राम में बना के बता रहा हूँ। इस तरह से ये उत्तल लेंस बना। तो इसका मध्य वाला प्रकाशीय केंद्र, फोकस बिंदु F1 और ये इसका F2 और यहाँ पर वक्रता केंद्र 2F2 और ये वक्रता केंद्र C1 और ये C2। चलो अब इसका अपन आलेख बनाते हैं। आप देख पा रहे होंगे आलेख। अपन ने जब 2F1 पे रखा तो एक प्रकाशीय केंद्र को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा तो ये F2 से गुजर गई। दूसरे को प्रकाशीय केंद्र O से भेजा तो ये दोनों आपस में जहाँ क्रॉस हुई तो जहाँ पर दो प्रकाश किरणें कम से कम दो प्रकाश किरणें जब आपस में टच होती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो अपन डायग्राम में देख पा रहे हैं जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, 2F2 से परे। तो देखो जब अपने बिंब को F1 आप अपन देख पा रहे हो और 2 अपन देख पा रहे हो, इनके मध्य में जब अपन ने बिंब को रखा F1 ये रहा, 2F1 ये रहा, इनके मध्य जब वस्तु को रखा तो उनका प्रतिबिंब 2F2 से परे बना। अपन देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब 2F से परे बना है। अपन ने छोटा लिया था उसकी तुलना में बड़ा बना है और जो
बड़ा होता है, और जो वास्तविक होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। ये रियल में बना है, ये वास्तविक है। अपने यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ आपके, ये वास्तविक है। और जो वास्तविक है वो सभी क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ऐसा कर रहा हूँ मैं, आपको समझा पा रहा हूँ। अब इसमें पूछा है अपन को लेंस फोकस दूरी पूछा है, लेंस की क्षमता दे रखी है, तो अपन इसका एक सीधा सा सूत्र होता है, उस सूत्र की सहायता से इसको अपन हल कर लेते हैं। तो देख रहे हैं लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है, लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर दे रखी है, और फोकस दूरी अपन से पूछ रही है। तो सूत्र होता है P बराबर 1/f है। तो यहाँ P का जो मान है वो अपन को पहले से दे रखा है, जो क्या है 2.5, जो अपन ने रख दिया है। ऐप इधर आ जाएगा, 2.5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ वो देखो डाटा लिखा हुआ है, तो देखो P बराबर 1/f होता है। तो इसको अपन सही रूप से लिखते हैं, तो ऐप ऊपर आ जाएगा और 1/p, यानी कि इस ऐप को ऊपर ले गए और P को नीचे ला दिए। फिर यहाँ पर P का मान रखते हैं, तो यहाँ पर जो P का मान है वो कितना है, वह जो P का मान ऐप अपने ले दिया, P का मान दे रखा है 2.5। तो जब अपन 2.5 का भाग 1 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.4। और फोकस दूरी एक दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ अपन पर क्या लिखेंगे, मीटर। तो ये सारा कंटेंट किसके आधार पर है, सूत्र के आधार पर। तो P बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच होता है 7। इसमें पूछा है कि सोडियम कार्बोनेट की क्रिया अपन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवानी है, यानी कि HCl से करवानी है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं। तो इसमें एक यौगिक बनता है A, उस A को साधारण नमक कहते हैं। उस A के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो अपन को यहाँ पर इस एक का रासायनिक नाम बताना है। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो फिक्स होता है, जो कि 7 होता है। तो जब अपन सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 की क्रिया HCl से करवा देते हैं तो यहाँ से बंध टूटता है और यहाँ से भी बंध टूटता है। Na और Cl आपस में कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ A पदार्थ का निर्माण हो जाता है। NaCl इस प्रोसेस में CO2 गैस बाहर निकलती है और जल बनता है। अब इस NaCl के विलयन में, यानी कि NaCl ले लिया और जल ले लिया, और इसमें क्या कर दिया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, यानी कि यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो विद्युत धारा प्रवाहित कर देने पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से बंध टूटा, यहाँ से भी जो H2O यहाँ से OH बाहर निकला, NaOH का निर्माण हो गया है, जिसको अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो Cl है, ये जो NaCl के साथ जो Cl थी, ये 2 बार होने की वजह से एक गैस के बाहर निकली जो है Cl2, और यहाँ पर से यहाँ से जो 4 हाइड्रोजन थे, उन 4 हाइड्रोजनों में से 2 हाइड्रोजन थे यहाँ आ गए थे इस जगह पर। अब 2 हाइड्रोजन बच गए थे यहाँ के 4 में से। यहाँ H2O यानी कि 2 दूनी 4 हाइड्रोजन थी, उन 4 हाइड्रोजनों में से 2 हाइड्रोजन तो यहाँ आ गई और 2 यहाँ आ गई। इस अभिक्रिया को देखो क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल के साथ आप बने रहिए।